कुछ समय के लिए केवल शांत बैठते हैं और चित्त से संबंधित कुछ कुशल भावनाओं का विकास करते हैं। जैसे स्वयं का आनंदी स्मित चेहरा अपने मनःपटल पर ले आइए। आपका स्मित चेहरा देखकर आपका चित्त, आपका मन आनंदी हुआ है, खुश लग रहा है। इस खुशी को बरकरार रखिए। स्वयं के प्रति की यह जो मैत्री है और इसे वृद्धिंगत कीजिए, बढ़ाइए। मैं सुखी रहूं और अनुभव कीजिए सुख की अनुभूति को। मैं दुख मुक्त हूं, अनुभव करने का प्रयास कीजिए। आपका सारा दुख, शारीरिक, मानसिक, भावनिक, बौद्धिक, उससे आप अलिप्त हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। मेरा विकास हो रहा है। मैं एक शरीर के रूप में कई लोगों के हित के लिए कारण बनूं। संसार के सभी दुखी लोगों को दुख मुक्त करने के लिए अपने आप को सक्षम बनाऊं और ऐसे कई कुशल भावनाएं स्वयं के प्रति मन ही मन विकसित कीजिए। अपना चित्त शांत है, कुशलता युक्त है और आपका चित्त मैत्री से भरा हुआ है, उसे अनुभव कीजिए। यह मैत्री आपके करीबियों के प्रति, यदि हम फीमेल हैं तो फीमेल के प्रति, यदि हम मेल हैं मेल के प्रति, हम उम्र लोगों के प्रति, अपने करीबी लोगों के प्रति यह कुशल भावना व्यक्त करिए। जो आपके लिए त्रयस्थ है उनके प्रति, जिनसे किसी कारणवश छोटी मोटी अनबन हो जाती है और उनके प्रति हमारे मन में कटुता हम अनुभव करते हैं, ऐसे व्यक्ति के प्रति और संसार के सभी जीवों के प्रति सकारात्मक भावना को विकसित करिए। संपूर्ण सृष्टि दुखमुक्त हो। सृष्टि के सदृश्य अदृश्य सभी प्राणी मात्र जीव सत्व सदा सुखी रहे, वे दुख मुक्त रहे, सब समृद्धशाली बने। कोई भी सत्व
किसी भी तरह से दुखयुक्त जीवन से मुक्त बना रहे। हर इंसान एक दूसरे के लिए मददगार साबित हो। यह सृष्टि शिलाचरण से, करुणा से भरी रहे। सभी को सुख प्राप्त हो। हम सभी जीव आनंददायी, सुखदायी ऐसा जीवन बिताएं। यह सकारात्मकता बनाए रखिए। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आने का प्रयास कीजिए और आदर्शों के पूजा के लिए तैयार होइए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मच पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। मेरे पीछे पीछे आप कह सकते हैं। मैत्रीपूर्ण कर्म करके
मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ, मुक्त हस्त से दान करके। मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ, शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके। मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ, सत्यतापूर्ण संवाद से। मैं अपने वाणी को शुद्ध करता हूँ, स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर। मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। सभी का धन्यवाद। इसके बाद हम पूर्व स्थिति में आते हुए स्वाति मैडम को सुनने वाले हैं, डॉक्टर स्नेहल मैम के परिचय के लिए। परंतु उससे पहले मैं जस्ट एक पार्श्वभूमि के तौर पर संक्षिप्त कुछ कहना चाहूँगा। वह यह कि पीपल टू पीपल यह जो संस्था है वह 2008 से विभिन्न अर्थों से समाज के जो भी ज़रूरतमंद ऐसी बातें दिखाई देती है उसमें कार्यरत है। और इसी का एक पार्ट करके अभी इस साल हमने संस्था ने कोविड 19 के रिलीफ वर्क में फूड डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन, सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भारी मात्रा में काम किया। इसके अलावा जो लोग सड़क पर पैदल अपने गाँव में जा रहे थे तो उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था करना, ऐसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और कई राज्यों में, नागपुर से, कामठी से उन्हें पहुंचाने के लिए संस्था ने कार्य किया। करीबन मतलब यूं कहिए कि 35,000 से भी ऊपर लोगों को खाना खाने की व्यवस्था करना, उनके उनके लिए मतलब वह पहुंचाना, इस तरह के भी कामों में संस्था ने काफी ऐसा योगदान दिया है। और यह जो बात है उसका मुख्य आधार जो है वह है शीलाचरण, वह है बाबा साहब की दृष्टि, वह है बुद्ध की शिक्षा, जो समाज में कृति के द्वारा अभिव्यक्त हो। और वास्तव में देखा जाए तो यह जो कुछ भी सामाजिक कार्य संस्था द्वारा किया जा रहा, वह बाबा साहब की प्रेरणा के द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि बाबा साहब को बोधिसत्व कहा जाता है, तो यह जो बोधिसत्व आदर्श है, वह बोधिसत्व आदर्श समाज से अलग नहीं रह सकता। समाज की जो ज़रूरतें हैं, समाज की जो सुख-दुःख है, उसमें शरीक होता है। आप बाबा साहब की ओर अगर देखेंगे तो आप देखोगे कि बाबा साहब ने स्वयं के विकास के साथ-साथ पीढ़ियों के विकास में अपना योगदान दिया है। और पीपल टू पीपल यह जो संस्था के जो पदाधिकारी है, वे सभी इस भावना से प्रेरित है। और इसीलिए मतलब चाहे वो युवाओं को फ्री ड्राइविंग स्कूल का ट्रेनिंग देना हो, चाहे युवकों को स्वयं की रक्षा के लिए, युवतियों को स्वयं की रक्षा के लिए कराटे का प्रशिक्षण देना हो, चाहे बच्चों को जो भीख मांगते हैं उन बच्चों को इकट्ठा करके वडार कम्युनिटी के बच्चों को झाड़ के नीचे उनके लिए इनफॉर्मल स्कूल चलाना हो, उनके लिए स्टडी होम बनाना हो, और या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके यहाँ जब बच्चा या बच्ची पैदा होती है तो ऐसे देखा गया है कि बेटियों की भ्रूण हत्या के कई प्रकार सामने आए। तो ऐसे इश्यूज पर कार्य करना हो या फिर महिलाओं को बचत गट के माध्यम से स्वयं के पांव पर खड़ा होने के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भरता के लिए ट्रेनिंग देना हो या उन्हें व्यवसाय शुरू करके देना हो, इस तरह के कामों में संस्था ने योगदान किया है। फिर चाहे वह भंडारा में लर्निंग क्लब के माध्यम से हो, अमरावती में लर्निंग क्लब के माध्यम से हो, मुंबई भांडुप की जो श्याम नगर झोपड़पट्टी है उसके बाजू में खुले आसमान के नीचे बच्चों को एजुकेशन के लिए मदद करना हो, इन सभी तरह के और कई ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं। ऐसे कई एरियाज में संस्था ने अपना योगदान देने का पूरा कार्य किया है। किस कारण से? केवल बाबा साहब के प्रति की एक निष्ठता, बुद्ध के प्रति की एक निष्ठता, और यह जो शिलाचरण है और बाबा साहब की दृष्टि है प्रत्यक्ष कृति में उतारने के लिए
संस्था द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो संस्था द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो प्रसिद्धि के लिए नहीं, ना ही स्वयं की प्रशंसा के लिए, बल्कि जो शिलाचरण है, वह चरण समाज में जरूरतमंद लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए शिलाचरण का आधार और उसकी अभिव्यक्ति, इस तौर पर यह सब कार्य किया जा रहा है। और मैं निश्चित ही यह भी बताना चाहूंगा कि यह भी जो आज का जो योगदान है, जो डॉक्टर स्नेहल मैडम कर रही है, वह योगदान इसी का एक पार्ट है कि समाज में लोगों को जानकारी रहे। मुझे बहुत अच्छे से याद आता है, मेरे दादा ने मेरे पिताजी को कई आयुर्वेद की बातें बताई। मेरे पिताजी ने मुझे बताया, जब मैं पतंग के पीछे दौड़ता था, बच्चा हुआ करता था तब, और पैर में कांटे चुभते थे, काँच रुदता था, पत्थर चुभते थे, तो मेरी माँ, अगर मेरा काँटा नहीं निकल रहा हो या पाँव का, या मेरे पिताजी या मेरी माँ कहती थी थोड़ा-सा उसको साफ कर लो सुई से, और जा रुई का दूध पकड़ ले, वो पत्ता तोड़, और वह जो रुई नाम की जो वनस्पति दूध अपने उस जख्म पर रख और थोड़ी देर बैठा रहे। अपने आप कुछ देर के बाद काँटा जो चुभा हुआ है, वो उभर आएगा। और मैं देखता था कि हाँ, काँटा ऊपर आया और मैं बहुत आसानी से निकाल लेता था। मुझे ये सब बातें मिरेकल लगती थी क्योंकि मैं बच्चा था, समझता नहीं था। लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरे आगे की जो पीढ़ी है, मेरे जैसे ऐसे कई पालक हैं, जो आगे की पीढ़ी को बता नहीं पाते कि करना क्या है। स्वयं को भी नॉलेज नहीं होता और वो दूसरों को भी बता नहीं पाते। इसलिए यह जो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सबके बीच एक अवेयरनेस बढ़े, और यह अवेयरनेस बढ़ने के साथ-साथ ज़रूरी नहीं है कि अगर 50 साल का हो गया, मुझे अभी बच्चे पैदा नहीं करने हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि मेरे बेटे हैं, मेरी बहुएँ हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे में अगर वह नॉलेज है, तो मैं उन्हें वह नॉलेज बता सकता हूँ, ताकि वे उसे पास ऑन कर सकें। और ये इस तरह का एक मतलब समाज में अपना योगदान रहे, उस अर्थ से भी इस प्रोग्राम की ओर हम देखते हैं। तो भाइयों और बहनों, प्रस्तावना के तौर पर इतना आज के लिए काफ़ी है। मैं स्वाति राउत मैडम से विनती करना चाहूँगा कि वे डॉक्टर स्नेहल सोनुले मैम इनका परिचय करा दें, और उनके लिए इसके बाद मैं समय रखना चाहता हूँ। तो स्वाति मैडम। धन्यवाद, आपने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं डॉक्टर स्नेहल मैडम का इंट्रोडक्शन कर सकूँ। आप सभी को मेरा सप्रेम जय भीम। मेरा नाम स्वाति राउत है। मैं गुड़गाँव में फ़िलहाल स्थित हूँ। डॉक्टर स्नेहल मेरे करीबी जानने वालों में से है। डॉक्टर स्नेहल जी ने अपना जो ग्रेजुएशन है, मतलब बीए-एमएस की जो डिग्री है, वह पुणे के एक नामी कॉलेज से ली है। इट मीन्स उनका जो आयुर्वेदाचार्य या जो पदवीधर है, वो उन्होंने पुणे के एक नामी कॉलेज से लिया है। और उसके बाद उन्होंने मास्टर्स इन क्लिनिकल रिसर्च भी मुंबई के एक बड़े नामी कॉलेज यानी कि केईएम हॉस्पिटल से किया है। उसके बाद उन्होंने एक डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का अत्यंत आवश्यक ऐसा कोर्स भी किया है। यह सब मैं इसीलिए बता रही हूँ, यह सब हमें उनके निरंतर विद्या ग्रहण करने के स्वभाव के बारे में बतलाता है। ठीक है। जो कि किसी भी एक डॉक्टर पदवीधर के लिए बेहद जरूरी है। डॉक्टर स्नेहल जी एक एक्सपीरियंस आयुर्वेदिक कंसल्टेंट है और उनकी विशेषता गायनी यानी कि स्त्री रोग, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, पेन मैनेजमेंट, ओबेसिटी, थायराइड, पाइल्स, हेयर एंड स्किन प्रॉब्लम्स और आयुर्वेदिक डाइट प्लान और जैसे इम्यूनिटी बूस्टिंग का जो प्रोग्राम है, जो कि आज के कोविड सिचुएशन में अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुका है, यह सब उनके विशेष विभाग है। और इन सब के अलावा डॉक्टर स्नेहल जी एक बहुत अच्छा गर्भ संस्कार का सेशंस देते हैं। वह एक गर्भ संस्कार और योगा कंसल्टेंट भी है। गर्भ संस्कार के वह प्रैक्टिकल और ऑनलाइन सेशंस भी कंडक्ट करते हैं। और यह सब मैंने खुद अनुभव किया है। मैंने स्वयं उनके गर्भ संस्कार के सेशंस लिए हैं और अपने अनुभव से मैं यह सबको कहना चाहूँगी कि डॉक्टर स्नेहल जी का गर्भ संस्कार का सेशन जो है, वह मोस्ट रिकमेंडेड सेशंस में मैं कहूँगी। एक्चुअली मेरा भी बेटा 1.5 साल का है छोटा,
मेरे प्रेगनेंसी में उनके जो भी गर्भ संस्कार के सेशंस थे, वह मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुए। और प्रेगनेंसी में हम महिलाओं को जिन विविध समस्याओं से गुजरना पड़ता है, वह कोई भी समस्या हो सकती है, शारीरिक या मानसिक। उन सब समस्याओं को डॉक्टर स्नेहल जी बड़े ही शांततापूर्ण सुनते हैं। और कोई भी डॉक्टर को मतलब ये जो लिसनिंग स्किल है, ये मैं कह रही हूँ, जो लिसनिंग स्किल है वह उनके स्वभाव का एक्चुअली एक विशेष पहलू है। और कोई भी डॉक्टर अगर किसी भी चीज़ को, कोई समस्या को अगर अच्छे से सुन सकता है, तो वह उसका बहुत सटीक निवारण भी देगा। तो यह मैंने खुद के अनुभव से आप सबको बताया है। और वह काफ़ी सहजता से कोई भी पहलुओं को समझ के हमें उसका निवारण हमारे जो दैनंदिन जीवन में कैसे उतारना है, उसको बड़े ही सहजता से समझाती है। और डॉक्टर स्नेहल जी का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है, वह भी बहुत अच्छा है उनका। और काफ़ी दिनों से वह संघ से भी जुड़ी हुई है। और जिसके कारण वह हमारे कोई भी समस्याओं को, फिर से मैं दोहराना चाहूँगी कि बहुत शांततापूर्वक सुन के उसका सटीक निवारण हम सबको दे दे सकते हैं। तो अभी ज़्यादा वक़्त गवाया न करके आओ हम सभी डॉक्टर स्नेहल जी को सुनते हैं और उनके ज्ञान से लाभान्वित होते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वाति जी, आपने मेरा कुछ ज्यादा ही परिचय दे दिया है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं तथागत गौतम बुद्ध और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को नमन करती हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी पीपल टू पीपल सोसाइटी नागपुर, जिन्होंने मुझे ये विषय आपके सामने रखने के लिए मौका दिया। मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी धम्मचारी तेज धम्म का, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, बहुत प्रोत्साहित किया और अपना विषय यहाँ पे रखने के लिए मेरी बहुत मदद की। आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। मेरा जो आज का टॉपिक है मेरा जो आज का टॉपिक है वो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये बात कुछ कहना चाहती हूँ। जैसा कि पहले ही इंट्रोडक्शन से पहले तेज धम्म जी ने आपको जो बताया कि जो ये पीपल टू पीपल सोसाइटी का जो मेन मोटो है, मेन उद्देश्य है कि हम लोगों तक ये बात पहुंचाएं, उसी तरीके से मुझे एक्चुअली ये बात लोगों तक पहुंचानी है कि आप अगर किसी भी अवस्था में हैं अभी, अगर आप पेरेंट्स बन चुके हैं, बनने वाले हैं, या फिर इस स्टेज से कई दूर हैं, फिर भी आप तक ये विषय पहुंचाने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आप सभी लोगों को ये बात पता चले कि आयुर्वेद एक बहुत ही अच्छी एक विज्ञान है। उसमें दिया हुआ जो गर्भ संस्कार है वो हमारे कैसे काम आ सकता है, हम उससे आने वाली जो पीढ़ी है वो कैसी अच्छी बना सकते हैं, और वो ज्ञान अगर सबके पास होगा तो हमारी सोसाइटी, समाज और अल्टीमेटली हमारा देश कैसे अच्छा बन सकता है, ये मैं कन्वे करना चाहती हूँ। ये जो संघ है, इनसे मुझे हमेशा ही बहुत पॉजिटिव थॉट्स मिले हैं, प्रेरणा मिली है, और इसी कारण मुझे लगा कि ये विषय मैं आपके सामने रखूं। मेरी मोस्ट ऑफ द स्लाइड्स जो है वो इंग्लिश में ही है। मैं सरल से सरल भाषा में आपको ये चीजें समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आपके मन में कुछ भी शंका होती है तो हम लास्ट में आप पूछ सकते हैं स्लाइड्स खत्म होने के बाद। तो मुझे लगता है अभी मैं टॉपिक के लिए शुरुआत करती हूँ। गर्भ संस्कार मेन टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आयुर्वेदा का इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। आयुर्वेदा क्या है इसके बारे में मैं एक बार आपको समझाना चाहती हूँ। आयुर्वेदा इज ए एंशिएंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड एक्चुअली आयुर्वेदा जो है वो बहुत ही पुराना विज्ञान है। इट इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया अबाउट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। एंड इसका जो मतलब है आयुर्वेदा का, इसका मतलब ही एक्चुअली साइंस ऑफ लाइफ है। मतलब
जीवन का विज्ञान। अगर आपको आयुर्वेदा की डेफिनेशन में बताना चाहती हूँ तो चरक संहिता में ये वर्णित है, हिताहितं सुखं दुःखं आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। इस श्लोक का अर्थ है कि जो हमारा जीवन है उसमें आयुर्वेद किस प्रकार से हम इसे ले सकते हैं। आयुर्वेदा एक ऐसा विज्ञान है जो कि हमारे जीवन में क्या फायदेमंद है, किस किस चीज से हमें नुकसान है, कौन सी चीज हमें सुखी बना सकती है, कौन सी चीज हमें दुखी बना सकती है, हमारे जीवन के लिए, जीवन काल के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब कुछ वर्णित है आयुर्वेदा में। ये सब नॉलेज हमें मिलती है आयुर्वेदा से। ये एक तरीके से बॉडी और माइंड का साइंस है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी धम्मचारी तेज धम्म ने दिया है, वैसे ही कई सारे एग्जाम्पल्स है, कई सारे मेडिसिन हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं जो कि आयुर्वेदा में बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णित है। ये अगर हम अपनाएं और हम अगर नेचुरल तरीके से खुद को ट्रीट करें और हम इसी से हमारे सारे डिसीजेस और रोग को ठीक करें तो हमें कोई भी साइड इफेक्ट न होते हुए हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसका मेन मोटो ही है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब रोगी को तो ठीक करते ही है बट जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी कैसे स्वस्थ रह सकता है, इसका भी बहुत ही अच्छा वर्णन आयुर्वेदा में दिया गया है। तो इसे हमें अपनाना चाहिए। और इस सिस्टम में एक बहुत ही अच्छी बात है जो कि जब हम टेक्स्ट रेफर करते हैं आयुर्वेदा के, तो एक बात मेरे सामने आई जो मैं अभी आपके सामने रखना चाहती हूँ। आयुर्वेदा में चरक, सुश्रुत और वाग्भट ये 3 मेन ग्रंथ है। इसमें वाग्भट जी ने जो ग्रंथ रचाया है सार्थ वाग्भट, उसके इंट्रोडक्शन में, प्रस्तावना में बुद्धिज्म का रेफरेंस आया हुआ है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये सार्थ वाग्भट किताब है, ग्रंथ जो है, इसका पहला श्लोक है रागादि रोगान सततानुशक्ता अशेष काय प्रसुतान शेषान औत्सुक्य मोहारिदान जघान यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। इस श्लोक का ये सबसे पहला श्लोक है सार्थ वाग्भट में। इस श्लोक का अर्थ दिया है, ये मराठी में ट्रांसलेशन है, कि जो मनुष्य मात्र के मन में जो पीड़ा है, प्रमाद है, अस्वस्थता है, ये सब उत्पन्न करने वाले जो रागजन्य काम क्रोधादि रोग है, इनका समूल नाश करने वाला आदि वैद्यप्रत। आदि वैद्यप्रत मतलब जो सबसे पहला वैद्य है, ऐसे ईश्वर को, बुद्ध को मैं नमन करता हूं। अब ये जो श्लोक है इसका आगे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, स्पष्टीकरण दिया है। इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है कि ये जो वर्णन आया है और ये जो वर्ड आया है बुद्ध, ये तथागत गौतम बुद्ध है। बुद्धाय तस्मै नमः, ऐसे इन्होंने आगे लिखा है कि ये जो अपूर्व वैद्य है, सबसे पहला वैद्य जिसे कहा गया है, वो भगवान बुद्ध है। वाग्भट जी जो थे वो धर्म से बौद्ध थे, वो बुद्धिज्म फॉलो करते थे। आपने शायद जीवक वैद्य का नाम सुना होगा। बौद्ध लिटरेचर जो है उसमें जीवक वैद्य का नाम बहुत बार आता है। वो जो है वो बौद्धकालीन बहुत ही प्रचलित वैद्य थे और उन्होंने कई भिक्षुओं को और कई लोगों को बहुत ही अच्छी चिकित्सा दी है। तब ये पूरी तरीके से आयुर्वेद को फॉलो करके रोगों की चिकित्सा करते थे। इनमें वाग्भट जी ने बताया है कि तथागत जो भी मेडिसिन बनाते थे वो जो मंत्र कहते थे वो बौद्ध मंत्र थे। इसमें तथागत, अरहत, सम्यक संबुद्ध, जिन ऐसे शब्दों का प्रयोग होता था। अवलोकितेश्वर और तारा, ये जो बोधिसत्व है, इनका भी उल्लेख यहाँ पे आया है। ये सारे बातें और ये सारे रेफरेंसेस हमें ये समझाते हैं कि आयुर्वेद बौद्ध संस्कृति से बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है और हमें अपनी जीवन में इसका बहुत अच्छी तरीके से लाभ उठाना चाहिए।
ये रेफरेंसेस मैंने इसीलिए दिए हैं क्योंकि हम इसे अपने बुद्धिज्म के साथ कनेक्ट कर पाए। इसके बाद मैं अपने मेन विषय पर आना चाहूंगी। ये है गर्भ संस्कार। तो गर्भ संस्कार में सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहती हूँ। गर्भ मतलब फीटस यानी कि शिशु, माता की कोख में पलने वाला शिशु। और संस्कार का डेफिनेशन है संस्कारो ही गुणांतर धारम, मतलब टू चेंज और टू रिप्लेस बैड क्वालिटीज विद गुड वंस। गर्भ संस्कार is nothing but adoption of specific diet and lifestyle to impart desired qualities to the offspring. गर्भ संस्कार क्या है? इसे अगर सरल भाषा में बोले तो ये ऐसी तरीका का संस्कार है जिससे माता की कोख में पलने वाला शिशु जो है उस पर हम इस तरीके से संस्कार कर रहे हैं कि वो बहुत ही अच्छी क्वालिटीज के साथ, गुणों के साथ, चित्त के साथ डेवलप हो, उसकी ऐसी डेवलपमेंट हो और वो ऐसा पैदा हो कि उसमें बहुत ही अच्छे गुण हो। बेबी विद गुड एंड डिजायर्ड क्वालिटीज कैन बी बॉर्न। ये पॉसिबल है, हम कर सकते हैं ये सारी चीजें। ये जो प्रोसेस होती है ये प्लानिंग से स्टार्ट होती है। आजकल के जमाने में बेबी बाय चांस नहीं होता है, बहुत सी केसेस में ये प्लान ही होता है और ये बाय चॉइस होता है। अगर ऐसा है और तो हम इसे बहुत अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हैं। गर्भ संस्कार का मेन उद्देश्य क्या है? उसका मेन उद्देश्य ये है कि पहले तो प्लान कंसेप्शन करना, मतलब हमें ये निश्चित करना है कि हाँ, हम अभी अपना फैमिली, अपना परिवार बढ़ाना चाहते हैं। प्लानिंग होने के बाद जो आइडेंटिफिकेशन है रिस्क फैक्टर्स की, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी, बहुत सारी महिलाएं और पुरुष इन चीजों से परिचित नहीं होते हैं कि उन्हें बहुत सारे डिसीजेस रहते हैं, जैसे कि माइनर एलिमेंट्स में आता है एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, और मेजर में हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, थायराइड है, बहुत सारी कंडीशंस के साथ वो चलते हैं। और जब उसी कंडीशंस में कंसीव किया जाता है तो बहुत चांसेस रहते हैं कि हम वो फैक्टर्स अपनी आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हम गर्भ संस्कार की मदद से बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी रोकथाम कर सकते हैं। हम अगर पहले ही आइडेंटिफाई कर ले और उसकी मैनेजमेंट करें तो हम कुछ हद तक इस चीज को रोक सकते हैं। हेल्दी प्रोजेनी, मतलब आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्दी बना सकते हैं। और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गर्भ संभव सामग्री एंड गर्भ उत्पादक भावास, मतलब ये जो है गर्भ संभव सामग्री, मतलब गर्भ निर्माण होने के लिए, फीटस निर्माण होने के लिए क्या सामग्री चाहिए, ये मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्या सामग्री चाहिए होती है। और गर्भ उत्पन्न होने के लिए कौन सी भावों की जरूरत होती है, इन सब की क्वालिटी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जो कंजेनाइटल एनोमलीज होती है और बर्थ डिफेक्ट होते हैं वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होती है मदर की हेल्थ, जो कि हम इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये मेन हो गया इंट्रोडक्शन। फिर इसका क्या नीड है? हमारी जो आजकल का जो एरा चल रहा है उसमें क्या नीड है गर्भ संस्कार का, क्या इंपॉर्टेंस है? आयुर्वेदा हैज अ यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ सुप्रजा निर्मिति। सुप्रजा क्या है? ये वर्ड ही पढ़कर आपको थोड़ा सा अंदाजा लगा होगा। सुप्रजा मतलब क्या? सुप्रजा, सु मीन्स अच्छा और प्रजा मीन्स मानव जाति। सुप्रजा मीन्स अच्छी ह्यूमैनिटी, अच्छी मानव जाति। ये जो है ये बहुत ही अद्वितीय कंट्रीब्यूशन है आयुर्वेदा का ह्यूमैनिटी के लिए। ये सुप्रजा निर्मिति जो है, सुप्रजा में हम क्या बोलेंगे? हेल्दी प्रोजेनी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल हेल्थ, विच इज अल्टीमेट गोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड नेशन। वो जो आने वाली पीढ़ी है वो शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, बौद्धिक तौर से और धार्मिक तौर से बहुत ही सक्षम बने, जो कि अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए और पूरे देश के लिए एक बहुत ही सक्षम प्रजा बने। ये जो है
इनमें सात्विक गुण की बहुत ही आवश्यकता है। सुप्रजा में सात्विक गुणों की आवश्यकता है। मैं थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करना चाहूंगी। सात्विक गुण में क्या क्या क्वालिटीज आती है? ब्रिलियंस, ब्रिलियंट, करेजियस, अंडरस्टैंडिंग, इम्पार्शल, जनरस, हेल्पफुल। मतलब वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, धैर्यवान है, समझदार है, वो उदार है, बहुत ही मददशील रहते हैं हमेशा, बहुत दयावान है, बहुत ही अच्छे दानी है, प्रामाणिक है, मल्टी टैलेंटेड है, और उनमें ये एबिलिटी है कि वो क्या सही है क्या गलत है इसको पहचान सकते हैं। ये सारी क्वालिटीज जो होती है वो सात्विक गुणा वाले व्यक्ति में होती है। ये ऐसे व्यक्ति की हमें आज की करंट सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आप देख सकते हैं, आप जब भी न्यूज देखेंगे, इंटरनेट खोलेंगे, तब आपको हर बार निगेटिव न्यूज सामने आती है। हमेशा आपके सामने ये आता है कि यहाँ पे चोरी हो गई है, यहाँ पे किसी का खून हो गया है, यहाँ पे ये हो गया है, किसी नारी के साथ अत्याचार हुआ है। ये सारी चीजें जो होती है ये क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों में सात्विक गुण कम है। ये समझ नहीं पाती है इनकी बुद्धि कि हमारे लिए क्या गलत है क्या सही है। जो पहले की प्रजा होती थी वो तब उस टाइम क्राइम और ये सब चीजें बहुत कम होती थी, क्योंकि उन लोगों में सात्विक गुण बहुत अधिक था। आज की जनरेशन में वो बहुत कम होता जा रहा है। इसकी वजह से जो माहौल है पूरा सामाजिक और पूरे देश का माहौल बिगड़ता जा रहा है। हमें लगता है, हम ऐसे कभी कभी सोचते हैं, कभी ऐसे हमारी थिंकिंग रहती है कि कितना अच्छा हो अगर सारे लोग ही अच्छे हो, यहाँ से बुराई पूरी तरह से मिट जाए। ये हम कर सकते हैं, और हमारा यही छोटा सा प्रयास जो है ये बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। एक बुक का ये सेंटेंस है, हेल्थ ऑफ फ्यूचर जनरेशन ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस इनसाइड मदर्स वोम। मतलब जो माँ होती है उसके कोख में पलने वाला जो शिशु है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसी है, इसके ऊपर उस देश की फ्यूचर जनरेशन डिपेंड होती है। क्यों? क्योंकि वही अच्छा हेल्दी जो बच्चा आएगा और सात्विक गुण लेकर आएगा, वही अपने देश को अच्छे से संभाल सकता है, अपनी सोसाइटी में वो अच्छा बन सकता है, अपने परिवार में अच्छा बन सकता है। ये जो होता है इसमें सबसे पहले फिजिकल ग्रोथ, मतलब उसकी शारीरिक ग्रोथ, उसकी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, मतलब बौद्धिक तौर पे उसकी क्या डेवलपमेंट होती है, उसकी इम्यूनिटी कैसी बनती है, और वो अपने लेटर लाइफ में कैसा रहेगा, ये सब कुछ डिपेंड होता है मदर कैसे प्रेगनेंसी में उसका कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहता है बेबी का, और उससे पहले वो कितने अच्छे से प्लान करते हैं। ये जो होता है प्लानिंग, ये थोड़ा सा अगर पहले होता है तो बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। इससे बोथ द पेरेंट्स, मतलब मदर एंड फादर, दोनों को बिफोर कंसीविंग उनकी अच्छी हेल्थ होना, और उसके बाद में मदर की ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अच्छी हेल्थ होना, ये उनके लिए, उनकी शिशु के लिए, सोसाइटी के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। इसी का एक मॉडर्न व्यू है जो आपके साथ जस्ट मैं शेयर करना चाहती हूँ। हमें इसके डिटेल्स में तो नहीं जाना है, बट एक दो टाइप की स्टडी होती है, न्यूट्रोजिनोमिक्स एंड एपिजिनोमिक्स। न्यूट्रोजिनोमिक्स ये मॉडर्न साइंस में एक स्टडी होती है जिससे इफेक्ट ऑफ फूड ऑन जीन एक्सप्रेशन स्टडी किए जाते हैं। एक्चुअली ये स्टडी जो होती है वो ऐसे करते हैं, मदर जो फूड कंज्यूम करती है उसका जीन पे क्या एक्सप्रेशन आता है। जीन मतलब आप सभी ने ये वर्ड शायद सुना होगा। हम जो बने होते हैं सारे, उसमें जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं बॉडी में, हमारी जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उसमें क्रोमोसोम में डीएनए होता है। डीएनए में जीन्स होते हैं जिस पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन कोड होती है। मतलब हम कैसे हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन कैसे हैं, हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स, हमारा स्वभाव, नेचर, हमारी आंखें, हेयर, एवरीथिंग इज कोडेड ऑन द जीन्स। और
इन जीन्स पर मदर के फूड का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये न्यूट्रीजीनोमिक्स में स्टडी करते हैं। इसके बाद एपिजीनोमिक्स जो है वो लिटरली आप जेनेटिक इंजीनियरिंग की ब्रांच बोल सकते हैं इसे। इसमें जो मैंने पिक्चर्स लगाए हैं ऐसे ही कुछ प्रोसेस उसमें होता है। उसमें अनडिजायर्ड मतलब अनवांटेड जीन्स जो है बेबी के वो रिमूव करके डिजायर्ड जीन्स इम्प्लांट किए जाते हैं। ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है और ये फॉरेन कंट्रीज में, डेवलप फॉरेन कंट्रीज में कुछ ही कंट्रीज में अवेलेबल है। तो इसके बारे में हमें नहीं सोचना है और ये पूरी तरह से हमें अवॉइड करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत ही अच्छा भारत में कल्चर है, हमारे पास वैल्यूज है, हम सारा कुछ संस्कार से कर सकते हैं, हमें इतना जीन के साथ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत ही अच्छी तरीके से गर्भ संस्कार से कर सकते हैं ये सारी चीजें। गर्भ संस्कार में क्या क्या आता है? गर्भ संस्कार में पहले तो आता है गर्भाधान संस्कार, मतलब प्री कंसेप्शनल केयर, कंसीव करने से पहले वाली केयर, और गर्भिणी परिचर्या मतलब एंटीनेटल केयर, जो वुमन कंसीव करती है उसके बाद की परिचर्या। गर्भाधान संस्कार जो होता है उसमें मैंने यहाँ लिखा है उसकी नीड, सिनेरियो ऑफ आवर लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, स्ट्रेस, नेगेटिव थॉट्स, ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये हमारे गैमेट्स में, मतलब गैमेट्स यानी बीज, स्त्री में और पुरुष में जो बीज होते हैं उस पर बहुत ही बुरा असर डालते हैं। उसमें डिफॉर्मिटीज हो जाती है, डिफेक्ट्स हो जाते हैं, अनस्टेबिलिटी रहती है, बहुत केसेस में इनफर्टिलिटी आ जाती है। ये जो सारे फैक्टर्स है ये बहुत अभी इनका असर बहुत ज्यादा दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि बाहर एनवायरनमेंट में ये सारे जो फैक्टर्स है इनका इन्फ्लुएंस कैसे दिख रहा है। मतलब बहुत सारे बेबीज जो होते हैं, मदर्स जो होती है कंसीव करने के बाद उनका एबॉर्शन हो जाता है, बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट के साथ, डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा होते हैं, कभी कभी कंसीव ही नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सारी हमें अवॉइड करने के लिए अगर हम पहले से केयर करें और हमारी बॉडी को अच्छी तरीके से डिटॉक्सिफाई करें तो ये सब हम अवॉइड कर सकते हैं। इसमें हमारी बॉडी में कौन सी टाइप की इम्प्यूरिटीज होती है? जेनेटिक, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। जेनेटिक जो हमें माता पिताओं से मिलती है, शारीरिक होती है जो हमारी खान पान और लाइफस्टाइल से हमारी बॉडी में आती है, पैथोलॉजिकल मतलब किसी ऑर्गन के डिसफंक्शन की वजह से जो बनती है, और साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक तौर पे जो बनती है। हर पर्सन, इस स्लाइड से मैं आप तक ये पहुंचाना चाहती हूँ, शॉर्ट में आपको ये बताना चाहती हूँ, इसके डिटेल में तो नहीं जाना है, बट हर पर्सन की जो बॉडी होती है वो बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो 5 एलिमेंट से बना होता है। पंच महाभूत आप सभी जानते होंगे, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 3 दोषा होते हैं आयुर्वेदा के हिसाब से, वात, पित्त और कफ, और 7 धातुस होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जिससे कि हमारा ये सारा शरीर बना हुआ है। और 3 तरह की मानस प्रकृति होती है, सत्वज, राजस और तामस। ये 3 तरह की मानस प्रकृतियां होती है। ये सारे दोषों को, ये सारे पंच महाभूतों को अगर हम बैलेंस में रखते हैं, ये इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो हेल्दी इंडिविजुअल जो है वो बॉर्न होता है। और अगर ये संतुलित नहीं है और अगर पेरेंट्स में ये सारे घटक जो है वो संतुलन में नहीं है और जब उन्होंने कंसीव किया है तब इसका संतुलन नहीं है तो वो डिसीज में कन्वर्ट होता है। सो हमें इससे ये समझना चाहिए कि ये साइंस बहुत ही डीप है, इसमें एक एक सेल का वर्णन है और किस पे क्या इफेक्ट होने की वजह से हम हेल्दी प्रोजेनी निर्माण कर सकते हैं, इसका बहुत ही विस्तृत वर्णन है। अगर ये सारी चीजें संतुलन में है तो हम हेल्दी प्रोजेनी की तरफ जा सकते हैं। तो अगर हमें हेल्दी प्रोजेनी लानी है, इसमें सबसे पहली अहम भूमिका होती है बीज शुद्धि की। बीज शुद्धि यानी जो बीज होता है, मदर्स में मतलब वुमेन्स में ओवम और मेल्स में स्पर्म, ये बीज है, गर्भ का बीज।
तो इसकी हमें शुद्धि करनी है। हम किस तरीके से इसकी शुद्धि कर सकते हैं? तो जब पेरेंट्स बिफोर कंसीविंग अप्रोच करते हैं डॉक्टर्स को, तब हम उन्हें अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस ऑफ प्रकृति हम उन्हें पंचकर्मा सजेस्ट करते हैं कि आपकी बॉडी में ये दोष दुष्ट है या ये धातु दुष्ट है, तो हमें इसकी पंचकर्मा से शुद्धि करनी होती है। वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, नस्य, बस्ती, ये सारे पंचकर्म होते हैं। ये पंचकर्म से हम जो व्यक्ति आया है उसकी जो प्रकृति है उसके अकॉर्डिंग उनका शोधन कर सकते हैं। शोधन करने के बाद हम आते हैं रसायन चिकित्सा में। रसायन चिकित्सा मतलब एक तरीके से रिवाइटलाइजेशन ऑफ बॉडी। जब हमारी बॉडी पूरी तरह से पंचकर्म से शुद्ध हो चुकी है, उसके बाद ऐसे मेडिसिन और ऐसे डाइट हमें फॉलो करने होते हैं जिसके हमारा पूरा शरीर रिवाइटलाइज हो, एक एक सेल्स जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से नरिश्ड कंडीशन में बने। इसी से अल्टीमेटली क्या होगा कि बीज भी अच्छा बनेगा। उसी के लिए हम और एक चिकित्सा इसमें ऐड करते हैं, उसे कहते हैं वाजीकरण चिकित्सा। वाजीकरण चिकित्सा में ये होता है कि हम ऐसी औषधियों का प्रयोग करते हैं जो बीज है माता का और पिता का बीज, वो बहुत ही अच्छी तरीके से नरिश्ड फॉर्म में और बहुत अच्छी क्वालिटी का बने, जिससे कि आने वाला जो शिशु है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। इसके बाद आता है मानस शुद्धि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। ये मैं आगे की स्लाइड में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और उसके बाद आता है योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन। योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और उसके बाद आता है एक्चुअल गर्भाधान विधि। हम मानस शुद्धि के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे। जब हम गर्भाधान संस्कार करते हैं तब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम पेरेंट्स को मतलब एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं फिजिकली और मेंटली टू गेट हेल्दी प्रोजेनी। बहुत ही अच्छी आगे की आने वाली पीढ़ी बने, इसके लिए हम दोनों को प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको बाकी का 2 पॉइंट्स बताए थे। थर्ड पॉइंट था मानस शुद्धि। मानस शुद्धि जो होती है वो होती है आचार रसायन से। इसी को हम अद्रव्यभूत चिकित्सा भी बोलते हैं। ये होती है मेंटल लेवल पे, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन एट पर्सनल लेवल एंड टुवर्ड्स सोसाइटी। ये एक्चुअली ऐसा है, हम इसे इस तरीके से ले सकते हैं जैसे आप घर में फैमिली में कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप सोसाइटी के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं और आप अपने कलीग के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये इनमें हमें सुधार लाना है। ये हमें बहुत ही पॉजिटिव तरीके से करना है कि सबके साथ अच्छे से रहना है, सत्य वाचा बोलनी है। और ये सब जो है वो हमारी मानसिक शुद्धि में बहुत लाभकारी होता है। अद्रव्यभूत चिकित्सा मतलब इसमें हम कोई मेडिसिन यूज नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह का मेडिसिन या ऐसे कुछ अलग से विधि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम मानसिक तौर पे शुद्धता कर रहे हैं हर इंडिविजुअल की। और ये हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। इसमें एक मैंने वर्ड लिखा है प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध ये क्या होता है? ये डिसीज का रूट कॉज है, बट ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जो मतलब आपने खाई या फिर ऐसा कुछ नहीं है। प्रज्ञापराध ये मानसिक भाव है। प्रज्ञापराध का मतलब होता है, इसका मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे हम अगर कहीं जाते हैं, हम देखते हैं सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है धूम्रपान आपकी सेहत के लिए हानिकारक होता है, फिर भी लोग धूम्रपान करते हैं वो पढ़कर भी। बहुत सारी लोग बताते हैं, एड्स आती है कि अल्कोहल लेना आपके लिए अच्छा नहीं है, झूठ बोलना आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको ये पता है फिर भी आप ये करते हैं, इसे प्रज्ञापराध कहते हैं। ये हमारी मानसिक अशुद्धियां हैं। हमें इन सब चीजों से दूर रहना है, इन सब चीजों से दूर जाना है। तो दोनों भी पेरेंट्स, मदर और फादर, इनको हम बहुत अच्छी तरीके से मानसिक शुद्धि पहले समझाते हैं, बताते हैं, और वही मानसिक शुद्धि ड्यूरिंग द
प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू रहती है, ताकि आने वाला बेबी भी है वो भी बहुत ही अच्छे विचारों के साथ आगे आए। इसके बाद योगा और प्राणायाम जो होता है, योगा प्रेगनेंसी में तो बहुत ही सिंपल होता है। जो बिफोर प्रेगनेंसी होता है उसमें सारी बॉडी के लिए योगा होता है, बट आफ्टर कंसीविंग बहुत सिंपल योगा स्टेप्स होते हैं। इससे बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है, एंजाइटी रिड्यूस होती है, स्ट्रेस और डिप्रेशन जाता है और बहुत ही अच्छे पॉजिटिव थॉट्स आप में आते हैं। मेडिटेशन का रोल आप सभी को शायद पता ही है, लेकिन मेडिटेशन ये बहुत ही अच्छी एक माध्यम है हमारी मानसिक शुद्धि करने के लिए। इसे एक तरीके से सत्वावजय चिकित्सा का नाम दिया गया है। सत्वावजय मतलब सत्व के ऊपर विजय। सत्व मतलब जो मैंने अभी सात्विक प्रकृति आपको डिस्क्राइब की थी, बहुत ही अच्छे गुणों वाला व्यक्ति, ये बहुत ही अच्छे जो गुण हैं इन पर विजय पाने की चिकित्सा है। मतलब अगर आप मेडिटेशन कंटिन्यूएशन में कर रहे हो तो आप मानसिक तौर पर इतने स्ट्रांग और सक्षम बनते हैं कि आप बहुत ही अच्छे गुणों को अपने आप में समेट सकते हैं और आपके सारे निगेटिव थॉट्स जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है षट चक्र शुद्धि ध्यान। योगा में एक षट चक्रों का वर्णन है। 6 चक्र होते हैं हमारी बॉडी में और उनकी शुद्धि के लिए एक तरह का ध्यान दिया हुआ है। ये ध्यान जो है ये करने के बाद 6 चक्रों की जो शुद्धि होती है उसके वाइब्रेशंस, उसकी पॉजिटिविटी हम अपने शरीर में महसूस कर सकते हैं। इसके बाद मैं बढ़ती हूँ गर्भ संभव सामग्री की तरफ। अब ये जो मेरी पहले वाली स्लाइड थी इसमें मैंने आपको बताया कि 5 फैक्टर्स जो है वो गर्भ संस्कार में हमें इंक्लूड करने हैं। इसमें पंचकर्मा, रसायन चिकित्सा, मानस शुद्धि, योगा, प्राणायाम मैंने आपको बताया। अब जो अगर हमने हमारी शरीर को पूरी तरह से शुद्ध कर लिया है तो हमें क्या जरूरत है, मेन चीजें क्या होती है जिससे कि गर्भ निर्माण होता है। इसे हम आयुर्वेदा में इसकी टर्म है गर्भ संभव सामग्री। ये बहुत ही अच्छी तरीके से नेचर से हम समझ सकते हैं। जब एक बहुत ही अच्छा प्लांट का बीज होता है वो हम अच्छी उपजाऊ जमीन में डालते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको जितना चाहिए उतना पानी देते हैं और ऋतु हवामान जो है वो भी बहुत अच्छी तरीके से अनुकूल होता है, तब जाकर वो पौधा ग्रो होता है और धीरे धीरे जाकर वो अच्छा पेड़ बनता है। यही सेम चीज हमारे शरीर के अंदर होती है। यहाँ पे जो सीड है, बीज है, वो है ओवम और स्पर्म्स, मतलब जो माता में जो बीज होता है उसे हम सीड्स कहते हैं। जो सॉइल है मतलब जो जमीन है वो कौन सी है, यूट्रस, मतलब जो गर्भाशय है माता का उसे यूट्रस को हम सॉइल कहते हैं। और उसके बाद आता है नरिशमेंट। माता जो आहार लेती है, मदर्स जो आहार लेते हैं उससे जो एमनियोटिक फ्लूइड बनता है उससे बेबी को बहुत अच्छी नरिशमेंट मिलती है। और उसके बाद ये सारी चीजें जो है वो सही टाइम पर अगर मिलके आई, सब एक साथ आई तो ही अच्छे शिशु का निर्माण होता है। अच्छा शिशु निर्माण होने के लिए ये चारों चीजों की आवश्यकता होती है और ये चारों चीजें शुद्ध स्वरूप में इनकी आवश्यकता होती है। अगर इनमें से किसी भी चीज में अशुद्धियां है या फिर कोई डिफॉर्मिटीज है तो हम हेल्दी प्रोजेनी की तरफ नहीं बढ़ते हैं, उनमें कुछ डिसीज आ सकता है। इसके बाद आता है गर्भ उत्पादक भाव। इसमें जो भाव दिए हैं ये है मातृज, माता की तरफ से आने वाले, पितृज, पिता की तरफ से आने वाले, रसज मतलब जो माता आहार लेती है उसकी न्यूट्रिशन से मिलने वाला, सत्वज मतलब जो मानसिक तौर पर जो शुद्धि हुई है उसकी तरफ से जो फैक्टर्स आते हैं, अच्छे विचार, वो सत्वज में काउंट होते हैं। सात्वज मतलब जिन भी आहार का या विहार का हमें साथ में है, हम जिन चीजों को कर कर हमारी बॉडी अच्छे से रहती है, अडेप्ट हो चुकी है उसके लिए, एनवायरमेंट के लिए और खाने पीने के लिए, वो सारे सात्म्यज भाव होते हैं। और आत्म्यज मतलब बहुत ही अच्छी चेतना। ये जब
सारी चीजें एक साथ आती है तो ये अच्छे गर्भ को उत्पन्न करती है। ये गर्भ उत्पादक भाव है। जब गर्भ संभव सामग्री और गर्भ उत्पादक भाव अच्छी शुद्ध स्थिति में होते हैं तब एक अच्छा गर्भ निर्माण होता है। ये सब जिनके पास है वो कपल कंसेप्शन के लिए ऋतुकाल में फिर ट्राई करते हैं और उनका जो शिशु है वो बहुत ही हेल्दी बनता है। जब कंसीव कर लिया है, अभी एक्चुअल प्रोग्राम का जो है वो टाइम आता है। जब मदर ने कंसीव कर लिया है उसके बाद आती है गर्भिणी परिचर्या। हम ये सब जो पहले बता रहे थे वो था कंसेप्शन से पहले कि कैसे हम पेरेंट्स को भी शुद्ध करें मानसिक और शारीरिक रूप से, और उनका जब ये सब होने के बाद उन्होंने कंसीव किया है तब अभी गर्भिणी मतलब प्रेग्नेंट वुमन क्या डाइट रेजिम फॉलो करें, इसका मांसानुमानसिक आहार, ये टाइटल के नीचे बहुत अच्छा वर्णन है। उनको कौन सी मंथ में क्या खाना है, वो जनरली तो सारे डॉक्टर्स बताते हैं क्या क्या खाना है, कैसे डाइट लेना है, बट आयुर्वेदा की विशेषता ये है कि उसमें ये स्पेसिफिक दिया हुआ है कि फर्स्ट मंथ में क्या लेना है, सेकेंड मंथ में क्या लेना है, थर्ड मंथ में क्या लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूध का दिया हुआ है, दूध एक संपूर्ण आहार है, दूध के साथ घी लेना है। फिर थर्ड मंथ में दूध के साथ हनी और घी लेना है, काऊ घी लेना है, और इन सब का इम्पोर्टेंस भी बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन किया हुआ है कि ये क्यों लेना है, इससे बेबी की कैसी डेवलपमेंट होगी और मदर की हेल्थ कैसे इम्प्रूव होगी। ये जो डाइट है इसमें बहुत ही विशेष रूप से ये भी दिया गया है कि कौन सी चीज अगर आप ज्यादा खाते हैं, मतलब कौन सा स्पेसिफिक रस, मतलब अगर आप स्वीट ज्यादा ले रहे हैं या आप खट्टी चीजें ज्यादा ले रहे हैं तो उसका बेबी पर क्या असर पड़ेगा, ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णित किया गया है। फिर उसके बाद अपत्य आहार, मतलब आपको क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। विहार मतलब एक्टिविटीज, क्या आपको नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही विस्तृत रूप से इसका भी वर्णन है। और जब हमने अच्छे से डाइट लेकर बहुत अच्छी नरिशमेंट की है तब मानसिक रूप पर और ज्यादा अच्छी डेवलपमेंट के लिए एक मेन आता है म्यूजिक थेरेपी। म्यूजिक थेरेपी में अलग अलग तरह के म्यूजिक है जो प्रेग्नेंट वुमन ने सुनने चाहिए, जिससे कि बेबी के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन उसके पास जाते हैं। और एक बहुत ही अलग अलग तरीके के म्यूजिक्स भी है। स्पेशल म्यूजिक है जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए होता है, कोई स्पेशल म्यूजिक है जो बेबी की बाकी की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। ऐसे अलग अलग तरह के म्यूजिक जब प्रेग्नेंट वुमन सुनती है तब उनका बेबी बहुत ही अच्छी तरीके से, ये स्टडी है, ये रिसर्च है, मतलब ये बुक में तो दिया हुआ ही है बट इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से साइंटिफिक स्टडी की गई है और ये प्रूव्ड है कि इन मदर्स ने अगर ऐसे टाइप्स के म्यूजिक सुने हैं, ऐसे टाइप के मंत्र सुने हैं तो उनकी बेबीज पर कैसा असर आया है। चांटिंग ऑफ मंत्रस मतलब हमें इसको इसी तरीके से लेना है कि रिपीटेशन ऑफ सम पॉजिटिव वर्ड्स क्रिएट वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन इनसाइड मदर्स वूम। वो मदर के वूम में भी और मदर के ब्रेन में भी बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव लहरें जिसकी वजह रूम से मध्ये पण आणि याच्यात पण ते बहुत ठेवायचं ही अच्छा इफेक्ट आता है बेबी की ग्रोथ पर और मदर की डेवलपमेंट पर। इसके बाद मानस शुद्धि जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, योगा प्राणायाम और मेडिटेशन। ये सब हमें प्रीकंसेप्शन में भी, मतलब कंसीव करने से पहले भी और बाद में भी इनका बहुत ही अच्छी तरीके से हम अगर फॉलो करते हैं तो इन सब का पॉजिटिव इफेक्ट्स हम बेबी पर देख सकते हैं, होने वाले बेबी पर। और इसके अलावा इस प्रोग्राम में वेरियस मेंटल एक्टिविटीज होती है, जैसे रीडिंग ऑफ गुड बुक्स,
यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने एक बुक रखा है, द कंप्लीट बुद्धिज्म फॉर मदर्स। ये जो बुक है, ऐसी कई तरह की बुक्स है जो कि बहुत ही अच्छी होती है प्रेगनेंसी में मदर्स को पढ़ने के लिए। बहुत सारे जो आइडियल पर्सनालिटीज हैं उनके आत्मचरित्र होते हैं और बहुत पॉजिटिव थिंकिंग वाली थॉट्स वाली बुक होती है। वो अगर मदर्स पढ़े तो इसका बहुत अच्छा असर बेबी पे होता है और मदर्स पे भी होता है, वो भी स्ट्रेस से दूर रहते हैं। प्रेयर्स, मतलब आप सभी ये फॉलो करते हैं, जानते हैं कि प्रेयर्स का कितना अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट हम पे आता है। बेबी भी इसी चीज को आगे की जीवन में, आगे की जीवन शैली में फॉलो करता है। एंजॉयिंग नेचर, नेचर से ही हम लोग आए हैं, इस सृष्टि से ही हम लोग आए हैं, तो इसके साथ कनेक्शन रखना हमेशा ही हमारे पूरे ही जीवन काल में आवश्यक होता है। और स्पेसिकली ये टाइम में अगर हम नेचर के साथ अच्छी तरीके से अगर कनेक्टेड है, मतलब हम नेचर में प्रैक्टिकली जा रहे हैं या नेचर की साउंड सुन रहे हैं, उसमें हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। और इनकलकेटिंग गुड वैल्यूज, गुड वैल्यूज के कुछ सेशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई वर्ड अगर लेते हैं, काइंडनेस, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जैसे हम अपनी बच्चों को, सभी लोग चाहते हैं कि अपना बच्चा बहुत अच्छा बने, उसमें बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज हो। हम उसको तरह तरह की स्टोरीज सुनाते हैं, हम उसे मॉरल ऑफ द स्टोरी पूछते हैं कि व्हाट यू गेन फ्रॉम द स्टोरी। तो बच्चा कभी कभी ठीक से बता सकता है, कभी कभी नहीं, कभी कभी वो सीख भी जाता है लेकिन वो फॉलो नहीं कर सकता है। ये जो सारी चीजें हैं ये हमें तभी से सिखानी है उसको जब से वो गर्भ में है, उसके सारे सेंसेस तभी जागरूक होते हैं। हम अगर ये गुड वैल्यूज उसको तभी से सिखाते हैं, तभी से बताते हैं, तो इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट बच्चे के आने वाली लाइफ में होता है। ऐसा समझ सकते हैं आप कि जो शिशु माता की कोख में है, वो एक तरीके से अगर हम उसका एग्जाम्पल देना चाहे तो जो कुम्हार होता है, जो मटके बनाता है मिट्टी के, उसके हाथ में जब गीली मिट्टी होती है, वो बिल्कुल ही सॉफ्ट होती है, उसको जैसा चाहे वो मोल्ड कर सकता है, उसको जैसा आकार चाहे वो दे सकता है। और जब वो मटका पूरी तरह से बन जाता है और वो सूख जाता है, तब वो हार्ड बन जाता है, उसको शेप देना थोड़ा सा मुश्किल होता है और वो बन के अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है। ऐसी ही स्थिति होती है जब गर्भ माता की कोख में होता है, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और उसे हम जैसे चाहे मोल्ड कर सकते हैं, जितनी चाहे गुड वैल्यूज उसमें डाल सकते हैं और उसे प्रिपेयर कर सकते हैं एक अच्छा ह्यूमन बीइंग वो बनकर इस दुनिया में आए। और इसीलिए हम एक एक वैल्यूज, जैसे काइंडनेस है, जैसे डोनेशन की वैल्यू है, ऐसी एक एक वैल्यूज हम लेकर मदर्स को इसके बारे में इलाबरेट करके समझाते हैं ताकि ये वैल्यूज उनकी बेबी तक पहुंचे। इसके बाद बहुत ही जरूरी होता है मदर का माइंड ऑलवेज प्लीजेंट असना। मदर मदर बहुत ही ज्यादा खुश रहनी चाहिए, उनका माइंड हमेशा प्लीजेंट रहना चाहिए और उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो हमेशा ही अच्छा रहना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ा रोल फादर का भी आता है। जब हम वहां पे शुद्धि की बात कर रहे थे तो फादर और मदर दोनों की इन्वॉल्वमेंट थी, उतनी ही इन्वॉल्वमेंट फादर की आफ्टर कंसेप्शन भी होनी चाहिए। फादर को बहुत ही अच्छी तरीके से होने वाली माता को सपोर्ट करना है, उनके साथ ऐसे व्यवहार रखने हैं, उनके साथ ऐसी बातें करनी है कि उस जिनसे उनका स्ट्रेस रिलीफ हो, उनमें पॉजिटिव थॉट्स आए और ये सब करके उन्होंने अपनी जो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभानी है। एक इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ। इसकी एक सिंपल सी स्टडी हुई थी कि फादर जो बेबी के साथ, इसमें एक फैक्टर और आता है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, वो है वूम टॉकिंग। जब प्रेग्नेंट वुमन ये सारी चीजों से गुजरती है, म्यूजिक थेरेपी और सब कुछ वो करने के बाद हम एक स्टेप उनको समझाते हैं कि आपको आपकी बेबी के साथ बातें करनी है,
वुम टॉकिंग मतलब फादर को और मदर को दोनों को भी बच्चों के साथ बात करनी है। बात इन द सेंस कि उनके साथ कोई भी पॉजिटिव थॉट शेयर करें। सबसे पहले तो वेलकम करें उनका और उसके बाद पॉजिटिव थॉट शेयर करें। ये इमेजिन नहीं करना है या ये नहीं बताना है कि हम तुझे बहुत अच्छा कपड़े खरीद के देंगे या बहुत अच्छी स्कूल में डालेंगे। ये सारी चीजें उनको मिलने वाली है, उनको पता है, आपको भी पता है। हमें उनके साथ पॉजिटिव थॉट्स मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग वो कैसा बने, कितना अच्छा वो बन सकता है, ये दुनिया कितनी अच्छी है और इसको और अच्छा हम कैसे बना सकते हैं, ये थॉट्स हम उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और जब फादर बेबी के साथ बात करता है तो उसकी जो वाइब्रेशंस है, मेंटल वाइब्रेशंस, वो कैसे चेंज होती है, ये देखने के लिए एक छोटी सी स्टडी की गई थी जिसमें मदर की यूएसजी कंटिन्यूएशन में चल रही है और जो फादर है वो हमेशा बेबी से बात करते हैं, वो वुम टॉकिंग करते हैं। और जब उनकी यूएसजी चल रही है उस टाइम बाकी के कई लोग बातें कर रहे हैं आकर मदर के साथ और बेबी के साथ। तो क्या चेंजेस आते हैं यूएसजी में? और जब बेबी के फादर आते हैं तब जो वेव्स है वो यूएसजी में कैसे चेंजेस दिखाती है। ये जब स्टडी हुई थी तब ये देखा गया कि जब फादर मदर के साथ बात कर रहे हैं और बेबी के साथ बात कर रहे हैं तो उसमें अलग तरीके की लहरें देखी गई, जिससे कि ये स्पष्ट होता है कि ये जो बेबी है जो गर्भ में है वो अपनी मदर और फादर के, मदर के वॉइस को तो करता ही है बट फादर के वॉइस को भी रिकॉग्नाइज करता है और उसी तरह के वाइब्रेशंस उसकी बॉडी में तब निर्माण होते हैं। तो ये फादर का भी रोल होता है कि हमेशा वो बहुत ही सपोर्टिव तरीके से मदर के साथ थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रहे। इसके बाद आता है ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स, मतलब प्रेगनेंसी में कई सारी तरीके की छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि नौशिया है, वॉमिटिंग है, बैक एक है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है और सारी चीज़ों के लिए हम बहुत सारी मेडिसिन बाहर से नहीं ले सकते हैं और लेना अच्छा भी नहीं होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कई सारे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल तरीके से आयुर्वेदा से हम कैसे ट्रीट करें, ये सारी चीज़ें भी हम सबको समझाते हैं। ये पूरा प्रोग्राम हो गया है गर्भ संस्कार का। गर्भ संस्कार का पूरा प्रोग्राम करने के बाद भी आयुर्वेदा में ब्रीफली क्या डिस्क्राइब किया गया है कि आपकी डिलीवरी अनकॉम्प्लिकेटेड कैसे हो। मतलब हम एक तरह से प्रिपेयर करते हैं मदर को कि आपकी आने वाली जो डिलीवरी है उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली कैसे फिट रहे और उसमें मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस या आए ही नहीं, इसके लिए आपकी बॉडी हमेशा तैयार रहे। इसे सुख प्रसवा कहते हैं, मतलब सुखपूर्वक उसका डिलीवरी होता है। इसके बाद पोस्टनेटल केयर, मतलब आफ्टर डिलीवरी क्या केयर करनी है, क्या रेजिम करना है, मदर का डाइट क्या होना चाहिए, मदर ने क्या क्या करना चाहिए, उनकी एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए, उस समय भी आजू बाजू में जो वातावरण है वो कैसे शुद्ध रखे, उनको कैसे सपोर्ट मिले अपनी फैमिली की तरफ से। मदर्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल भी आते हैं, इमोशनल भी आते हैं। ये सारे चेंजेस के साथ कोप अप करने के लिए मदर को फैमिली सपोर्ट और खुद का मेंटल सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो वो खुद भी मेंटली बहुत स्ट्रांग रहे और उनके फैमिली मेंबर्स भी उनको अच्छी तरीके से सपोर्ट करें, ये बहुत ज़रूरी और आवश्यक होता है। इसका बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन आयुर्वेदा में दिया गया है। और इसके बाद आता है बेबी केयर। बेबी को बेबी की केयर कैसी करनी है, उसको मतलब उसका बॉर्न, जब वो बॉर्न होता है तब से लेकर उसको क्या क्या खिलाना है, उसको उसकी कैसी केयर करनी है, कैसे नहलाना है, कैसे कपड़े पहनाना है, ये सब का विस्तृत वर्णन होता है और इन सब के बारे में डॉक्टर्स गाइड कर सकते हैं। तो ये कंप्लीटली हो गया है गर्भ संस्कार का और जो आयुर्वेदा में दिया गया है। ये जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, इससे हम बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ सकते हैं कि जो आयुर्वेदा है
इसमें ये सारी चीजें वर्णित है। हम जो चाहते हैं, जो हम सोचते हैं बहुत बार कि हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन ऐसी बने कि वो आइडियल हो, हमारा देश अच्छा बने, हमारे आने आने वाले बच्चे जो है वो बुद्धिज्म फॉलो करे, वो मेंटली इतने स्ट्रांग रहे कि वो किसी भी ट्रॉमा को अच्छी तरीके से झेल सके, और वो फिजिकली भी उतने ही स्ट्रांग रहे। ये सारा हमारा जो थॉट प्रोसेस है, ये जो सारा हमारा सपना है, हम वो इसके द्वारा सच में इसको पूर्ण कर सकते हैं। तो ये सारी जो है ये सारी विषय जो है, पूरा विषय आपके सामने रखने का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आप लोग ये समझे कि इसको फॉलो करने से, आयुर्वेद को फॉलो करने से और गर्भ संस्कार को फॉलो करने से हम वो चीज बना सकते हैं जो हम कभी सोचते हैं। और थोड़ा सा अगर हम ऐसा सोचते हैं कि बाबा साहब ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, उन्होंने उनकी जो पर्सनालिटी है उनको फॉलो करना है, और सच में उनके जो सपने थे उनको साकार करना है, तो मुझे लगता है हमें ये गर्भ संस्कार उसमें बहुत हेल्प कर सकता है। एक तरीके से हम उनकी दी हुई किताबें पढ़कर और उनको आइडियल मानकर ये सारी चीजें सामने ला सकते हैं। तो इसी पर मैं अपना विषय जो है वो अभी समाप्त करती हूँ। और इसके बारे में अगर आप लोगों को कुछ पूछना है या कुछ क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Snehal ma'am. It's really very important. बहुत ही बढ़िया, मतलब आपने चीज़ों को हम सभी के सामने present किया है, काफ़ी क्लैरिटी दी है, और साथ ही साथ एक बुद्धिस्ट पेरेंट होने के नाते हम किस तरह से खुद का प्रिपरेशन और आने वाली जो जनरेशन है उसके प्रिपरेशन में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सके इफेक्टिवली, वो आपने बखूबी हम सभी के सामने पेश किया। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि ऑडियंस में से जिन्हें भी कोई सवाल पूछने हैं, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। आप सवाल पूछने के लिए अपने आप को खुला कर दीजिएगा और सवाल करिए। मैंने सिंपल तरीके से और शॉर्टकट में आपके सामने ये विषय रखने का प्रयास किया है। ये एक्चुअली बहुत डीप है, बट जितना मुझे कवर कर सकती थी मैं उतना मैंने करके आपके सामने रखा है। अगर आपको अभी भी कुछ मतलब इसमें समझा नहीं है या बाद में भी कुछ ऐसा रहा तो आप मुझे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगी। और यहाँ स्क्रीन पर स्नेहल मैडम का नंबर ऑलरेडी है 9910998265, तो हम में से कोई भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं बाद में। दैट्स रियली गुड। एनी क्वेश्चंस, प्लीज फील फ्री। यस, मैं अभिषेक जी को देख रहा हूँ कि वे आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। स्क्रीन पर मतलब वे थैंक यू का ये देख रहे हैं, मतलब स्क्रीन शेयर शुरू है इसलिए, तो शायद उनको हम देख नहीं पा रहे, परंतु वे कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो प्लीज। हेलो डॉक्टर स्नेहल, आपने बहुत बहुत अच्छे से गर्भ संस्कार को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और इट इज बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव था हमारे लिए। मुझे एक सवाल पूछना था कि कौन से मंथ में किस प्रकार का हमें डाइट देना चाहिए पेशेंट्स को, तो क्या आप मतलब इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या मैं आपको फोन करूं? हाँ जी, ये जो विषय है कि कौन से मंथ में क्या, ये पूरा मतलब डिटेल है। ये मैं आपको पूरा का पूरा चार्ट बनाकर दे सकती हूँ। हर मंथ में अलग अलग द्रव्यों का सेवन करने के लिए बताया है,
और हर मंथ में कुछ आयुर्वेदिक औषधियां है, जैसे कि शतावरी है, अश्वगंधा है, तो कौन से मंथ में हम कौन सी दे सकते हैं, कब घी देना है, ये पूरा मेंशन किया गया है। ये मतलब पूरा डिटेल विषय है, तो इसके बारे में मैं आपसे जरूर सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। एक चार्ट है मेरे पास जिसमें पूरे 9 मंथ्स का डाइट प्लान है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। जी, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। Thank you, Abhishek ji. This was really very nice question and very important question to take care. और भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज करिएगा, ताकि मैं आपका नाम लेकर मैडम को बता सकता हूँ, या आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। हिचकिचाने की कोई आवश्यकता नहीं भाइयों। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ डॉक्टर हाँ स्नेहल। जी, यस यस। जैसे आपने कहा कि पंचकर्म जो है वो डिलीवरी या कंसेप्शन से पहले हम हाँ जी, लोग आप करते हैं, हाँ लेकिन जी। अगर सपोज कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है, तो इज दिस ओके टू गो फॉर नहीं पंचकर्मा? नहीं, अगर कोई लेडी कंसीव कर चुकी है तो उसके बाद पंचकर्म निषिद्ध है, मतलब पंचकर्म नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में जब प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद जब हम हमसे मिलते हैं, तब हमें उन्हें सिर्फ औषधों की शमन चिकित्सा, मतलब औषधों से ही उनका उपचार करना है। अगर उनमें कोई मेजर एलिमेंट है तो उस टाइप के मेडिसिन हम उनको दे सकते हैं, और तब तक के लिए उस व्याधि का शमन कर सकते हैं, ताकि वो आगे फ्यूचर में ट्रांसफर ना हो। और अगर कोई ऐसी भी जो व्याधि है जो उनको प्रेगनेंसी में आई है, वो भी हम औषधों से ही उसका निवारण करेंगे, तब हम पंचकर्म नहीं करेंगे। पंचकर्म ये पहले की ही प्रोसीजर है। यस यस, थैंक यू वेरी मच। यस, तब तक कुछ लोग सवाल के लिए फिर से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। इस बीच मैम आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने बहुत बढ़िया कमेंट्स दिए हैं चैट स्क्रीन पर कि नाइसली एक्सप्लेन, टू गुड सेशन, वेरी मच इंफॉर्मेटिव। एंड श्रद्धा कीर्ति धर्मचारिणी या धर्मचारी हैं, उन्होंने भी कहा है वेरी नाइस टॉक। सो पीपल आर रियली गेटिंग क्वाइट क्लैरिटी एंड थैंक यू, सबका धन्यवाद। दे आर रियली फीलिंग क्वाइट कनेक्टेड। तो मैं आपका सही में बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी हाँ, कोई अगर कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करिए। एक सवाल है। जी बोलिए। हाँ जी, बताइए। मला हे विचारायचं होतं की पंचकर्म वर्षातून कितीदा केलं पाहिजे? जो नॉर्मल स्वास्थ्य व्यक्ती आहे तो वर्षातून एकदा किंवा दोनदाही पंचकर्म करू शकतो। मैं हिंदी में भी समझाती हूँ इसका, कि जो नॉर्मल स्वास्थ्य व्यक्ति होता है शुद्धीकरण वो साल में एक या दो बार पंचकर्म ले सकता है। और जो कंसीव करना है, जिनको कंसीव करने से पहले एक बार जरूर पंचकर्म लेना चाहिए। अगर पॉसिबल है, वैसे कंडीशंस है और वातावरण है, वो ले सकते हैं तो जरूर ले, नहीं तो औषधों से अपनी ऐसी चिकित्सा करें कि जो भी डिसइक्विलिब्रियम उनकी बॉडी में है वो नष्ट कर सके और स्वास्थ्य रूप से प्रेगनेंसी की ओर बढ़ सके। मैडम, पंचकर्म में क्या-क्या लेना चाहिए एक नॉर्मल व्यक्ति को, विदाउट प्रेगनेंसी नहीं, ऐसे नॉर्मल ही? हाँ, पंचकर्म एक पूरा अलग टॉपिक है, अलग विषय है। इसमें आपकी प्रकृति एनालिसिस पहले करनी पड़ती है, आपकी पूरी डिटेल हिस्ट्री ले जाती है। जब आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाते हैं जो कि पंचकर्म करता है, तब वो आपसे आपकी प्रकृति एनालिसिस करेगा, आप में वात ज्यादा है, पित्त ज्यादा है कि कफ ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग जो दोषों की दुष्टि है उसके हिसाब से आपको पंचकर्म सजेस्ट किया जाता है। जैसे कि अगर आप में पित्त बढ़ा हुआ है तो आपको विरेचन की जरूरत होती है, जब कफ बड़ा होता है तो वमन की जरूरत होती है, और जब वात बड़ा होता है तब बस्ती की जरूरत होती है। तो वो आपकी दोषों की इम्बैलेंस के अकॉर्डिंग होता है।
और नॉर्मल नॉर्मल इसमें कर सकते हैं क्या? यानी सिर्फ हाँ, कोई भी इस पंचकर्म कर सकता है। तेल मालिश करना और वो स्टीम वगैरह लेना, वो इतना कर सकते हैं ना? हाँ, एक्चुअली सारा पूरा का पूरा पंचकर्मा प्रोसीजर जो है वो एक्चुअली मंथ और 1.5 मंथ का होता है। बट जो वो स्टीम मालिश है वो सिर्फ पंचकर्म नहीं है, वो उसका पूर्व कर्म है। मतलब वो बॉडी को मेन प्रोसीजर के लिए तैयार करना होता है। जैसे कि मसाज हो गई, स्टीमिंग हो गया, इससे बॉडी तैयार होती है पंचकर्म के लिए। तो ये नॉर्मल चीजें हैं, ये आप कोई भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको शुद्धि करनी है, अगर कोई प्रोसीजर करनी है विरेचन या वमन की, तो उसके लिए आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह लेनी होती है। थैंक यू। ओके। मैडम मेरा एक सवाल है, मैं सचिन बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। हाँ, ये अगर हम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में डिलीवरी होता है क्या? और या फिर आजकल क्या है कि सीजरियन ज़्यादा हो रहा है ना, हाँ जी, हाँ तो जी, मतलब नेचुरल डिलीवरी के लिए कुछ हम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो मैंने सुख प्रसवा का जो पॉइंट रखा था लास्ट में, ये वही है। जब हम एक्चुअली आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स के भी क्लिनिक होते हैं, हमें भी गायनेक और वो सब सिखाया जाता है, तो उनके भी क्लिनिक्स होते हैं। बट आप जहाँ पे भी हो और जो भी क्लिनिक अवेलेबल हो, आप कहीं पे भी अगर डिलीवरी कराना चाहते हैं तो वो नॉर्मल हो, उसके ज्यादा चांसेस हो, इसके लिए ही हम जब हमारे पास आते हैं तब उनको उस तरीके का डाइट रेजिम और उस तरीके के योगा वो सब और उस तरीके का मेडिकेशन हम देते हैं। जैसे कि जो गर्भिणी होती है वो जब 9 मंथ में जाती है तब हम उन्हें स्पेशल तरीके से कुछ मेडिकेशंस ऐसे देते हैं और ऐसे कुछ आसन्स बताते हैं जिससे कि उनकी बॉडी पूरी तरीके से नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो और कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। ये जो मैंने मानसिक शुद्धि का भी बताया, इसका भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। और दूसरा शारीरिक रूप से जो होता है वो हम सपोर्ट देते हैं और दोनों को मिलाकर बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि नॉर्मल ही डिलीवरी हो और वो कॉम्प्लिकेशंस में ना जाए। तो इसके लिए हम जरूर प्रयत्न कर सकते हैं। यस। मैं अगला तेज सवाल दमा, आने के पहले एक प्रश्न है तेज दमा। हाँ। बोलिए। गुड इव्हनिंग डॉक्टर स्नेहल, गुड सुप्रियेशनी बोल रही इवनिंग। हूँ. येस. मला तुम्हाला हे विचारायचं होतं की बिफोर प्रेग्नेन्सी आपण गुड डाएट घेतो प्रेग्नेन्सी मध्ये बाळ हेल्दी होण्यासाठी, पण बाळ झाल्यानंतर 6 महिन्यापर्यंत काय ईट करायचं की गुड फीडिंग देता येईल बाळाला? तेच मी आता सांगितलं. आफ्टर डिलिव्हरी जे डाएट आणि रेजिम आहे ते पण तुम्ही फॉलो करायला पाहिजे. यू शुड फॉलो एव्हरीथिंग, मीन्स नॉट जस्ट ड्युरिंग द प्रेग्नेन्सी बट आफ्टर डिलिव्हरी ऑल्सो. हे स्पेसिफिक डाएट्स असतात जे आफ्टर डिलिव्हरी फॉलो करायचे असतात. पहिले तुमचं युट्रस नॉर्मल स्टेजमध्ये आलं पाहिजे डिलिव्हरीच्या नंतर. त्याच्यात मिल्क प्रोडक्शन चांगलं झालं पाहिजे. याच्यासाठी आयुर्वेदामध्ये सर्वात मेन मेडिसिन सांगितली आहे शतावरी. शतावरी कल्प आणि शतावरीचे चूर्ण जे आहे ते मिल्क मध्ये मिसळून आफ्टर डिलिव्हरी वुमनला देतात, ज्याने की खूपच चांगलं मिल्क प्रोडक्शन होतं. आणि असे काही योग आहेत, काही औषधं आहेत, मेडिसिन्स आहेत, ज्याने की मदरची हेल्थ पण नॉर्मल स्टेजमध्ये येण्यासाठी हेल्प होते आणि बेबी पण मिल्कद्वारे चांगली नरिशमेंट होते. सो हमें ये सारी चीजें बाद में भी फॉलो करनी होती है. प्रेग्नेंट वुमन का शरीर भी और यूट्रस भी नॉर्मल में आ जाता है और बेबी की भी ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से होती है. ओके, यस. थैंक यू डॉक्टर स्नेहल. थैंक यू. वेलकम. यस, तो अगला सवाल आने तक मैं और कुछ बातें बताना चाहूँगा आपको कि रेखा मैम ने कहा है, रेखा मेश्राम, शी सेड वेरी नाइस सेशन, थैंक यू सो मच डॉक्टर स्नेहल. सो मुझे ये कमेंट सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि मतलब पीपल आर रियली कनेक्टिंग. और निश्चित ही मैं लोगों का भी जो भी ज्वाइन किए हैं सभी पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड आस्किंग क्वेश्चंस. सो इसके बाद अपने अन्वय ईसल ऐसा नाम है,
प्लीज बोलिए अनम्यूट करके। गुड इव्हनिंग मॅम. Yes. मॅम माझं नाव अन्वया इसळ आहे. माझा हा क्वेश्चन आहे की प्रत्येक ऋतूमध्ये त्या दोषाचा वेगवेगळा अनुबंध राहतो, म्हणजे प्रकोप प्रशमन हे त्या ऋतूनुसार राहते. हो. तर म्हणजे असं काही आहे का की त्या ऋतूमध्ये जर बेबी डिलिव्हर झाला तेव्हा तर ते ॲज कम्पेअर टू बाकी सीझन्स ते बेस्ट राहील किंवा हेल्दी हो राहील बाळ? हो हो, याचा निश्चितच प्रभाव आहे, इसका निश्चित ही प्रभाव है। एक्चुअली ये थोड़ा सा डिटेल हो गया है, मैं उसमें गई नहीं थी, मैंने आपको ऊपर का समझाया था, बट इसका प्रभाव होता है जो कालों के हिसाब से, जो मैंने ऋतुकाल जो मैंने डिस्क्राइब किया था कि हवामान अनुकूल होना चाहिए, उसमें ऋतु में आयुर्वेदा के हिसाब से जो वात पित्त कफ का चय प्रकोप प्रशम होता है, उसके अकॉर्डिंग बेबी डेवलप होता है। जैसे कंसीविंग के टाइम पे अगर वात का मदर के शरीर में और बाहर जो काल दिया है उसमें, मतलब समर चल रहा है, विंटर चल रहा है, कौन सी ऋतु संधि चल रही है, उसके हिसाब से भी बेबी की प्रकृति पर असर पड़ता है। और जब डिलीवरी होती है उसका भी असर बेबी की प्रकृति पे पड़ता है। तो अगर हम बहुत ही अच्छी प्लानिंग चाहते हैं तो हम इसके बारे में भी सोच सकते हैं कि अभी ये बेस्ट काल है और इसमें दोष जो है वो समस्थिति में है, किसी का चय प्रकोप प्रशम नहीं है, या फिर समावस्था में हमने दोष लाए हैं, तब हमें कंसीव करना होता है। इसी के लिए हमें यही संतुलन रखने के लिए हमें बीज शुद्धि करनी होती है और कुछ औषधियां लेनी होती है, ताकि हमारी शरीर के अंदर उनका जो चय प्रकोप प्रशम है वो हम कंट्रोल कर सके। बाकी जो हवामान का है वो अगर ऋतु हम मैनेज कर सकते हैं उसी टाइम में कंसीव करना तो बहुत ही अच्छी बात है, उसका बहुत अच्छा प्रभाव बेबी पर पड़ता है। जैसे कि शिशिर ऋतु में अगर कंसेप्शन किसी का हुआ है तो वो जो बहुत ही अच्छा काल बताया गया है, तो वो बलदान और ऐसे जैसे शरीर में बहुत ही अच्छा बल होने वाला शिशु हो सकता है निर्माण, तो हम इसको भी कंसीडर करते हैं कालों में। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कपल कंसेप्शन के लिए आया है और उस टाइम जो हमने उनकी शुद्धि वगैरह करवाई उसमें 3 से 4 महीने का कालावधि जाता है, उसके बाद मेन होता है उनको कि हाँ अभी जो भी काल आएगा हमने हमारी बॉडी में दोषों का संतुलन किया है तो हमें अभी कंसीव करना है, तो उस काल तक अगर वो वेट नहीं कर सकते हैं तो हम उन्हें प्रोसीड करने दे सकते हैं। तो इस सब चीजों का प्रभाव जरूर पड़ता है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने पूछा है चैट पर कि क्या उन्हें यह वीडियो क्लिप या फिर मतलब ये जो रिकॉर्डिंग है दी जा सकती है, ये एक सवाल है आपके लिए। हाँ जी, दी जा सकती है, बिल्कुल, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जी जी। और पूर्णिमा मसने मैम ने आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहा है, और सेशन के बारे में कहा है कि उन्हें बहुत अच्छा लगा। इसके साथ शैली शर्मा इनका नाम है, वे भी कह रही कि वेरी नाइस सेशन डॉक्टर स्नेहल। और साथ साथ रत्नवजरी नाम की धर्मचारिणी है जो हिंदी भाषी है, बिहार अपना उत्तर प्रदेश से, वे कह रही है कि वेरी नाइस सेशन, थैंक यू सो मच डॉक्टर स्नेहल एंड तेज धम्मा जी। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा एक सवाल है। जी प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। हेलो डॉक्टर स्नेहल, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आयुर्वेद के बारे में, हमको इस बारे में जरा भी पता नहीं था, लेकिन आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है जिससे काफी कुछ समझ में आया है। तो मेरा एक सवाल है कि क्या आयुर्वेद में मर्द अकॉर्डिंगली, जैसे आपने मतलब उसमें एक्सरसाइज के बारे में कुछ बताया नहीं, तो मेरा यही सवाल है कि क्या उसमें कोई एक्सरसाइज रिकमेंड की है मंथ वाइज? हाँ बिल्कुल की है। ओके, तो उसके बारे में आपको बताया? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मुझे उसके बारे में थोड़ा सा जानना था। हाँ जी, एक्चुअली एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा नहीं बहुत बताया है, बट वही कि समय के चलते मुझे आपके सामने सारी बातें रखनी थी, तो पूरा जो रेजिम है जो गर्भ संस्कार का है वो पूरा डिटेल में मैंने आपको नहीं बताया, बट मैंने आपको ये समझाया कि योगा इसमें इंक्लूडेड है। योगा में पूरी एक्सरसाइजेस है
जो कि कंसीविंग से पहले भी की जा सकती है और कंसीविंग के बाद की जाने वाली, जिससे कि आपको बैक पेन ना हो और आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सारी बॉडी में बहुत अच्छी तरह से रहे, बेबी की तरफ ब्लड सप्लाई बहुत अच्छे से पहुंचे, आपकी जो डाइजेशन है वो अच्छी रहे और आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो। इन सब के लिए एक्सरसाइजेस है और उसके बहुत डिटेल सेशंस होते हैं। मतलब एक सेशन में मैं आपको सारी एक्सरसाइजेस नहीं समझा सकती हूँ यहाँ पे, बट यस श्योरली वी कैन कनेक्ट लेटर ऑन और मैं आपको सारी एक्सरसाइजेस डीप में समझाऊंगी। 1 to 9 मंथ अलग अलग एक्सरसाइजेस होती है और डिलीवरी के लिए प्रिपेयर होने के लिए अलग एक्सरसाइज होती है। तो श्योरली मैं आपको सारी डिटेल में एक्सरसाइजेस समझाऊंगी। तो मैं आपसे फोन पर बात करूंगी इसके बारे में। यस श्योरली। ओके, थैंक यू मैम। मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, आपने मैम का नंबर नोट कर लिया है या रिपीट करने के लिए कहा जाए? मैंने नहीं किया, लेकिन इन्होंने किया है तो मैं इनसे ले लूंगी सर। जी ठीक। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। एक शांति प्रभा नाम के व्यक्ति है, उन्होंने भी फोन नंबर जानकारी दी, डॉक्टर स्नेहल ऐसा कहा है, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और कोई तो सवाल कर रहे थे, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। This is my phone number if anyone wrote it down. जी जी, कोई तो जब भी कुछ पूछ रहे थे तो प्लीज फील फ्री। ओके, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, मतलब हमारे बीच साथियों में सभी। I mean, whatever you explained, they really got it, and होप सो। मतलब मैं उतना समझा पाई हूँ या दे पाई हूँ शायद, मुझे ऐसे लग रहा है। और किसी का कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा या कुछ समझा नहीं होगा तो पूछ सकते हैं प्लीज, या बाद में भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं कुछ क्वेरी के लिए। यस बिल्कुल। सो निश्चित ही, मतलब अगर कुछ और सवाल आते हैं तो हम कुछ देर के लिए और रुक सकते हैं। तेजस्मा सर, मेरा ये सवाल था कि मतलब इसी विषय पर और आगे कोई क्लास होने वाला है या फिर ये एक ही क्लास था? अगर सबके सवाल अगर नहीं है तो आगे नहीं होगा, और अगर सवाल है और अगर समय की मर्यादा है तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। या वो मैडम को अगर कोई और रिक्वेस्ट की जाती है तो निश्चित रूप से इसे फिर से हम दोहराएंगे। और मैं तो चाहूंगा कि सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस बिल्टअप हो, और इसीलिए हम चला रहे हैं ऑनलाइन। तो और मैडम उसके लिए खुलकर सामने आए हैं, उन्होंने अपना पूरा योगदान देने की हामी भरी है। तो जैसे सिचुएशन आती है तो निश्चित रूप से इसे कंटिन्यू किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, आप बताइए आपको कौन से टॉपिक आप सुनना चाहती है, इसी से रिलेटेड या कुछ और आपकी है कि आप इस टॉपिक पे बताइए तो मैं उस तरीके से आपको बताऊंगी। जी फिलहाल तो अभी तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं उस पर थोड़ा चिंतन करती हूँ। अगर मुझे सवाल जरूर क्रिएट होंगे तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी या फिर सर को बोलूंगी कि इस तरह का फिर से एक आध सेशन हो जाए तो क्लियरिटी और हो सकती है। ओके डेफिनेटली ओके जी, ग्रेट, जरूर। मुझे लगता है मैम कि हमें कुछ स्पेसिफिक सेशंस की आवश्यकता निश्चित ही पड़ेगी, तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे। जी, मतलब बाद में हम इस पर बातचीत कर सकते हैं। सो थैंक यू भावना जी, आपने जो आपकी इच्छा जाहिर की उसके लिए मैं आपका पूरा सर आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह का सेशन रखा जिसके बारे में मुझे तो जरा भी पता नहीं था, तो इनके माध्यम से पता चला और मैंने सेशन पूरा ज्वाइन किया और अच्छे से सुना भी। बहुत इंफॉर्मेटिव था, बहुत अच्छा था। वेरी नाइस डॉक्टर स्नेहल।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मेरा सेशन बहुत शांतिपूर्वक सुना और उसको समझने की कोशिश की और मेरी इतनी प्रशंसा भी की। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद देती हूँ और ये आशा करती हूँ कि आप सभी के पास जो मैं कन्वे करना चाहती हूँ वो पहुंचा है और हम आगे भी इसी तरह से कनेक्टेड रहेंगे। आप ब्रह्मचारी तेज धम्म के थ्रू मुझे बता सकते हैं, आप अगर कोई विषय चाहते हैं आयुर्वेदा के बारे में या उससे रिलेटेड, या फिर डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम कनेक्टेड रह सकते हैं आगे इसी तरह से। थैंक यू। पूर्णिमा जी एक सवाल कर रही है। हाँ बोलिए। हाँ जी बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ 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 हाँ, जय भीम मैम। जय भीम जय भीम। हाँ हाँ मैम, मेरी बेटी है 20 साल की है, तो वो बोल रही थी कि वेट लॉस के लिए कुछ है क्या? वेट लॉस के लिए? हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली है। वेट लॉस के लिए आयुर्वेदा में वेट लॉस के लिए मेडिसिन भी है, डाइट प्लान भी है। आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, जो मेरा नंबर है मैं आपको पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगी। ओके ओके, थैंक यू। ग्रेट, बहुत बढ़िया। डॉक्टर स्नेहल। हाँ जी बोलिए। मैं चाहूंगी कि अगर आपका नेक्स्ट सेशन होता है तो आप उसमें पोस्ट प्रेगनेंसी के बारे में जरूर कुछ बताइएगा। ओके ओके, ठीक है। पोस्ट प्रेगनेंसी के बारे में भी मैं बताऊंगी। यस। सो हम निश्चित ही इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और जैसे मैम का समय मिलता है, क्योंकि वे स्वयं अपने आप में बहुत बिजी है, उनका अपना मतलब आयुर्वेदिक एक सम्यक नाम का क्लिनिक है जहाँ पर वे प्रैक्टिस कर रही है काफ़ी सालों से और कई लोगों को हेल्प कर रही है। तो जैसे उनका समय मिलता है हम सभी को फिर से एक बार इस बारे में जानकारी जरूर देंगे कि अगला सेशन कब, कौन से तारीख को, कितने बजे रहेगा। सो थैंक यू सो मच। या So this is 6:43। हमने 5 बजे से सेशन शुरू किया है। सो लगभग 1.25 घंटा चल रहा है। सो मैं चाहूँगा कि अगर किसी का अभी क्विक कोई सवाल नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हम आगे बढ़ना चाहिए और समाप्ति की ओर जाने में कोई हर्ज नहीं होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है स्नेहल मैडम? ओके ओके। सो भाइयों और बहनों, मैं निश्चित रूप से स्नेहल मैम ने जो हमें समय दिया है, जो मार्गदर्शन किया है, जो चीजें हमें काफी क्लैरिटी के साथ बताई है और जो बुद्धिस्ट अप्रोच है, बुद्धिस्ट अप्रोच किस तरह से है, इसका कनेक्शन किस तरह से है और आयुर्वेदा पर एक तरह से मतलब बुद्ध को किस तरह से नमन किया जा रहा है और साथ साथ मतलब हमने क्या प्रिकॉशंस लेनी है ताकि नेक्स्ट जनरेशन है वो हेल्दी और मतलब केवल शारीरिक ही नहीं तो मानसिक रूप से भी किस तरह से हम उनके साथ संस्कारों के चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। यह बात काफी उन्होंने हमारे सामने काम जाऊ देगा आता चेंज कर तुला सुचले काय ना और मैं निश्चित ही मतलब ऐसा समझता हूँ कि हमें उन्होंने जो जानकारी जिनका मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो आपके साथ ही बनी रहे ऐसा मैं चाहता हूँ, उन सभी चीज़ों के लिए मैम का सचमुच ही मतलब पीपल टू पीपल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से व्यक्ति शाह मैं और आप सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप सभी की ओर से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनका पुण्यानुमोदन करता हूँ और निश्चित ही उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन किया है वो हम केवल हम तक ही न रखे, उसे स्प्रेड आउट करें और लोगों तक जाने दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपके ही परिवार में बेबीज आ रहे हैं तो आपने केयर लेनी है, बल्कि जो भी रिश्तेदार है कम्युनिटी में जो जो लोग आपके संपर्क में आते हैं उन्हें एनकरेज कीजिए कि मतलब इस तरह की हमें केयर लेना है। आप इस तरह से आप कांटेक्ट करिए डॉक्टर मैम से, आप उनसे और जानकारी लीजिए। सो यह जो सिलसिला है एक तरह से हैंडिंग ओवर का जो सिलसिला है वो बना रहे, क्योंकि एक तरह से बाबा साहब को जो नॉलेज था बाबा साहब ने वह नॉलेज कम्युनिटी को दिया। अब कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि तरह तरह का जो नॉलेज है वो हमने
कम्युनिटी मेंबर्स ने, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उन्होंने उसे परकोलेट करना चाहिए, ताकि हेल्दी जो कम्युनिटी है, healthy baby, healthy mother, but healthy community also can be created, and it can happen because of you, us, हम सभी के द्वारा, आपके द्वारा यह संभव है। तो फिर से मैं स्नेहल मैडम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना मतलब अमूल्य समय, और बहुत ही मतलब वे बिजी रहती है, बावजूद इसके उन्होंने शाम का समय हमारे लिए दिया है। और राउत मैडम का भी मैं बहुत बहुत, स्वाति मैम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारी जो आज की गेस्ट थी, आज के मतलब जो मार्गदर्शिका थी हमारी डॉक्टर स्नेहल मैम, तो इनका परिचय बहुत ही अच्छे तरह से दिया है, और उनके प्रति की जो रिसेप्टिविटी है वह बरकरार बनी रहने के लिए हम सभी को काफ़ी हेल्प हुई। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब फ्रेंड्स एक दूसरे को, जो लोग जानते हैं, वे जब एक दूसरे का परिचय देते, तो निश्चित रूप से उसकी कुछ अलग अहमियत होती है, एक पुण्यानुमोदन का भाव होता है, अपनापन होता है, उनके रियल एस्पेक्ट हमारे सामने आते हैं। तो स्वाति मैम का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप सभी लोग यहाँ पर आज पार्टिसिपेट हुए, तो सभी का मैं फिर से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम धम्मपालन गाथा के बाद समाप्ति करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग, आप में से कुछ लोग जो धन्यवाद कहना चाहते हैं, वो अनम्यूट करके कुछ मिनट हम धन्यवाद के लिए खुले छोड़ते हैं, तो आप व्यक्तिगत रूप से उन्हें धन्यवाद कह सकते हैं। अनम्यूट करिए अपने आप को और बोल सकते हैं। आता झाली नाही, मला धन्यवाद करायचा म्हणून झाली नाही. बोलू शकता आपण, धन्यवाद तर म्हणू शकतो मॅडमला, तसं तुम्ही आपलं व्यक्त केलेलं आहे म्हणा, पण तरी आपण ही अपॉर्च्युनिटी घ्यायला काही हरकत नाही. हॅलो, बोलिए. हा मी जयश्री सरदार बोलत आहे. खूप छान स्पीच दिलेत स्नेहल वहिनींनी, स्नेहल सोनुलेंनी. खूपच छान, म्हणजे गर्भधारणा कशी असायला पाहिजे सुरुवात पासून, खूप छान, खरंच व्हेरी नाईस. थँक्यू. थँक्यू. हा, आणि निर्मल ज्ञान पण चर्चा ऐकत होते, आणि सॉरी हिंदीत बोलावं लागते. तर निर्मल सुन रहे थे, उनका भी क्वेश्चन था, लेकिन वो बोल रहे थे कि बाद में बोलूंगा. कोई बात नहीं, वो पर्सनल में बात कर लेंगे कॉल करके. वो भी थैंक यू बोल रहे हैं. थैंक यू दाई. थैंक यू. हॅलो. हा, खूप सुंदर स्नेहल, खूप छान सेशन होतं, आणि खूप काही गोष्टी ऐकायला मिळाल्या, त्याबद्दल तुझं खूप खूप पुण्यानुमोदन, आणि आमच्या संपूर्ण परिवारातर्फे सुद्धा तुझं खूप खूप पुण्यानुमोदन. थँक्यू व्हेरी मच. मैं आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करना चाहती हूँ कि आपने जो भी मतलब इंफॉर्मेशन दी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही क्लैरिटी के साथ दी है, और खास करके जो आपने फीटस के बारे में जो मतलब पहले जो मतलब पहले के लोग जो अवेयरनेस नहीं रखते थे, तो आज के ज़माने में मतलब जैसे आपने आपके स्टडी के हिसाब से बताया कि बिफोर कंसीविंग जो पेरेंट्स अब अवेयरनेस रख रहे हैं, वो पहले के ज़माने में नहीं थी। तो वो बहुत ही अच्छी मतलब आज के लोगों के लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है, जो अभी भी लोगों को नहीं पता है। तो आज के ज़माने में लोग उसकी केयर कर रहे हैं, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी जो भी मतलब केयर करनी चाहिए, वो भी आपने बहुत अच्छे से बताया। और ख़ास ये कि जो बुद्ध से जिसे मुझे तो ये पता ही नहीं था कि आयुर्वेदा का जो बेस है वो बुद्ध के मतलब उसका बैकग्राउंड जो है वो बुद्ध के मतलब उसके बैकग्राउंड में बुद्ध ही है कहीं ना कहीं, ये तो बात मुझे पता ही नहीं थी, तो वो बात आपके जरिए ही पता चली है। तो इसीलिए मैं आपका आज
का जो सेशन है आपने बहुत अच्छे से दिया है और ये इन्फॉर्मेशन हम सभी तक पहुंचाई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन मैं करना चाहती हूँ। धन्यवाद आपका। धन्यवाद भावना जी, मुझे यही बातें आप सब तक पहुंचानी थी और मुझे मैं बहुत बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा पाई हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ग्रेट, यस, तो थैंक यू सो मच। अक्सर मतलब बोलने के लिए थोड़ा हिम्मत चाहिए होती है और कभी कभी वो नहीं कर पाते, पर दिल में बहुत सारी तमन्नाएं होती है थैंक यू अदा करने की। तो मैं समझता हूँ कि सभी यहाँ उपस्थित भाई बहन वे आपके प्रति कृतज्ञ हैं। वे उन्होंने मतलब आपने जो भी मार्गदर्शन किया है स्नेहल जी, वे काफ़ी उससे लाभान्वित हुए हैं। तो फिर से उन सभी की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद हम लोग धम्मपालन गाथा के लिए आगे बढ़ेंगे। फिर से आपने आपका कीमती समय दिया, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी लोग हम धम्मपालन गाथा के लिए अभी तैयारी करेंगे। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासन धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परमि च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च अपम्पि सुत्वाना धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। Thank you so much everybody and thank you Snehal ma'am again। तेज धम्मा जी बोलिए सर। मुझे कुछ कहना था। जी कहिए। यस, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर स्नेहल, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और हमें बहुत अच्छी क्लैरिटी भी दी। और इसके साथ में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ धम्माचार्य तेज धम्मा का कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम इतना अच्छा नॉलेज हम ले सके। सो थैंक यू तेज धम्मा फॉर गुड इनिशिएशन। प्लीज कंटिन्यू दिस थिंग्स। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू डॉक्टर स्नेहल, थैंक यू। मेरी तरफ से भी आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धम्मचारी तेज धम्म, आपने मुझे ये मौका दिया और अपना विषय यहाँ रखने के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। और जो पीपल टू पीपल सोसाइटी नागपुर है उनका भी मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और आप सभी लोगों ने मेरा बहुत अच्छे से साथ दिया, इस विषय को समझने की कोशिश की और मेरे साथ अच्छे से कनेक्ट हुए। इस सब चीजों के लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। राइट।
ठीक है, फिर यहाँ हम रुकते हैं और कुछ ही मिनट में अभी हम एंड करते हैं मीटिंग, ठीक है। और अगले कालावधि में फिर से नियोजन करके आप सभी के सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। ग्रेट।